Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम सीटेट का जो पेपर 14 दिसंबर को हुआ था उसका साइंस का पेपर लेकर आए हैं। उसके सॉल्यूशंस को देंगे और आप मैच कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और ये भी देखिएगा कि हाँ जो फाइनल आंसर की आया हुआ है उससे कितने आंसर वेरी कर रहे हैं, जिससे आप रॉन्ग आंसर पर चैलेंज कर पाएंगे। ये जो पेपर है वो 14 दिसंबर का है और साइंस का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। इसके पहले का जो पोर्शन था वो सीडीपी था और हिंदी 30 मार्क्स का, तो वो 60 हो गया। यहाँ 61 से लेकर के 120 तक आपका साइंस और मैथ का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। तो आज की क्लास में हम साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन। आपको कथन और तर्क दिया गया है। कथन है स्टेम सभी पाठ्यक्रम में उपलब्धि लिंग या मीन्स जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। इस पर तर्क दिया गया है कि लड़के एवं लड़कियां द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियां भिन्न होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कथन है वह रॉन्ग है कि स्टेम संबंधी पाठ्यक्रम में जो उपलब्धि होती है वो जेंडर द्वारा प्रभावित नहीं होती है। और इसका जो तर्क दिया गया है कि लड़के एवं लड़कियां द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियां भिन्न होती हैं। ये बात सही है कि जो समस्या समाधान की जो रणनीतियाँ होती वो भिन्न होती हैं, लेकिन इसको अगर आप बॉयज़ और गर्ल्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए यहाँ पे किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे इसको गलत कर दिया गया है। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अलग अलग है, लेकिन अगर हम इसको बॉय और गर्ल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इसमें जो असर्शन है और जो रीज़न है दोनों रॉन्ग है। आपका जो ऑप्शन में फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ए और बी दो जगह ब्लैंक प्लेस दिया गया है। इन्हीं दो जगह पर आपको दो ऑप्शंस फिल करने हैं। ऑप्शन ए मीन्स डैश कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा क्या रहेगा जो कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि या फिर तकनीक है जिसमें तने के एक भाग या पादप की तरुण शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पादप से फिर भी जुड़ी रहे। यह किसकी बात कर रहा है? और आगे क्या बोल रहा है? कुछ समय पश्चात गाढ़े गए भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं तथा यह एक नए पादप में विकसित हो जाता है। और जब पहला वाला जो ऑप्शन ए है वह नए पादप में विकसित हो जाता है, तो आगे बताया जा रहा है कि ऑप्शन बी मीन्स डैश यहाँ क्या भरेंगे, जो इस प्रविधि के माध्यम से उगाए गए पौधे का उदाहरण है। ठीक है, तो पहले आपको ये बताना है कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगा। मीन्स कौन सा प्रोसेस? इस कायिक प्रवर्धन की एक तकनीक है जिसमें तने का एक भाग शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में गाड़ दिया जाता है और वह शाखा अपने जनक पादप से फिर भी जुड़ी रहती है। तो उसको कटिंग तो करते नहीं हैं, ना ही बडिंग कहते हैं और ना ही ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसको बोलते क्या है? लेयरिंग। ठीक है, यहाँ तो क्या हो जाएगा? लेयरिंग को हिंदी में बोलते हैं पर्तन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऐसा एग्जाम्पल किसका है? चमेली। जब भी हम चमेली का पौधा लगाते हैं तो उसको इसी प्रोसेस से लगाते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है क्रिस्टलन या फिर क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल गलत बात है। क्रिस्टलीकरण जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। ये तो सही है। तीसरा है फल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं, फल का पकना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी गलत है।
अब जो ऑप्शन डी दिया है कि दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये सही बात है। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन वो होता है कि जैसे कोई चीज़ परिवर्तन होने के बाद उस पर जब हम प्रोसेस करेंगे तो दोबारा वो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो परिवर्तन के पश्चात अपने प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता है। जैसे दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। अगर एक बार दूध से दही बन गया तो वापस दूध से दही नहीं बन सकता, इसीलिए इसे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे फलों का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब हम फल पक जाएगा एक बार तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि पके हुए फल को वापस तो कच्चा नहीं कर सकते ना, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी और डी है वही राइट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, बी एंड डी। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 क्वेश्चन है, Which of the following strategy would support inquiry oriented science teaching? इसका क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी। ऑप्शन ए है वास्तविक एवं आभासी भार के बीच के भेद समझाना, आर्किमिडीज सिद्धांत को परिभाषित एवं व्याख्या करना, जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार घटने की प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त करना। आपको बताना है कौन सी रणनीति जो है वो जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान पर समर्थन करेगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यही जो है यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बाकी जो बचे हुए 3 ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 डैश हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में कौन सी ग्रंथि इसके कामकाज को प्रभावित करती है। तो आपको पहले बताना है कि ऐसे कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर, इसमें जो आपको देखिए हार्मोन दिया गया है, तो इसमें जो हार्मोन इंसुलिन है, इंसुलिन तो नहीं होगा क्योंकि अग्नाशय से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो थायरॉक्सिन दिया है वही क्या हो जाएगा, राइट सही हो जाएगा कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वही हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। अब इसके बाद जो थायरॉक्सिन है वो थायराइड ग्रंथि से ही स्रावित होगा। उसके बाद ये जो थायरॉक्सिन होता है वो हमारे शरीर में आयोडीन जो होता है उसी के कामकाज को प्रभावित करता है। ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं 66 क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग रिलेटिविटी ऑफ मेटल। धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है जिंक जस्ता जो होता है लोहे से अधिक क्रियाशील होता है परंतु एल्युमिनियम से कम क्रियाशील होता है। हाँ, ये तो सही है। एक देखिए जो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। अब ऑप्शन बी है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, जो सोडियम होता है वो पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक क्रियाशील है, तो ये गलत बात है। थर्ड है एल्युमिनियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। जो जिंक होता है वो लोहे से अधिक क्रियाशील होता है परंतु एल्युमिनियम से कम क्रियाशील होता है। यह रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लेंगे तो वहाँ से इजली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए है जो है वही राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन है, ये मैचिंग से क्वेश्चन आया है और ये बायो का है। अनुकूलन और उद्देश्य दिया है, आपको मैच करना है। पहला है लार्ज सर्कुलर लीव्स, इसको आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 3 में हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बुआंसी। सेकंड में लिखा है बी क्या है, वैक्सी कोटिंग, जो वैक्सी कोटिंग होती है
या फिर कह सकते हैं जो मोम वाला आवरण होता है उसको वो किससे मैच करेंगे। 4th नंबर पे दिया है हेल्पफुल इन स्टेइंग एफ्लोट। 4th में आ जाएगा जो सी है स्टेम हैव लार्ज टनल एंड होल। इसको आप मैच करेंगे सेकंड से। जो ऐसा कोई स्टेम है जिसमें टनल्स और होल्स होते हैं वो हेल्प करता है वाटर करंट के रेजिस्टेंस को। आ जाएगा 3rd में मैच कर लेंगे। 4th लास्ट बचता है आपका रिबन लाइक लीव्स। तो किसका होता है जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रिबन लाइक लीव्स होता है वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पत्तियों का क्षय होता है उसको रोकता है ये, ठीक है। तो इसको आप मैच कर देंगे 1st में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2nd, डी का 1st। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68 है विद्यार्थियों को 4 लौ दंड दिए गए हैं। 68 जो क्वेश्चन है वो फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों को 4 लौह दंड दिए गए हैं जिनमें से 2 दंड चुंबक है। मीन्स ये आपको मैग्नेट की बात कर रहा है। विद्यार्थियों को 4 आयरन बार्स दिए गए हैं जिनमें से 2 जो है वो बार मैग्नेट है। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इस गतिविधि के माध्यम से कौन सी जो प्रक्रिया है उस कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मीन्स बच्चों को सामान देकर उसके बाद उनको उसको ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाना, ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है। तो इसमें फर्स्ट है परीक्षण। हाँ ठीक है, बच्चे उसका अवलोकन करेंगे, ये तो सही है। उसके बाद बोला अनुमान, नहीं, परीक्षण के बाद उसको वर्गीकरण करेंगे, उसके लास्ट में क्या निकालेंगे, निष्कर्ष। क्योंकि इसमें अनुमान जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना इसका परिकल्पना बनाना है। और लास्ट में मतलब परीक्षण करेंगे, वर्गीकरण, उसके बाद संचारण। नहीं, इसका जो 3rd ऑप्शन है परीक्षण, वर्गीकरण, लास्ट में निष्कर्ष निकालना, इसका जो सी ऑप्शन नंबर 3rd है वही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, अधिगमकर्ताओं में आकलन के भय को कम करना, अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ को मापना, परीक्षाओं में अधिक अंक लाना। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहला जो बोल रहा है पुस्तक के अन्वेषण में अवसर प्रदान करना, हाँ ये तो होना चाहिए। अब अधिगमकर्ताओं में आकलन के भय को कम करना, मीन्स बच्चे अगर डर रहे हैं कि हाँ असेसमेंट होता है जो बच्चों को मार्क्स को आकलन किया जाता है उसके डर को कम करना, ये भी सही बात है। उसके बाद बोला अधिगमकर्ताओं की अवधारणाओं को समझ को मापना, ये भी सही बात है। लेकिन जो लास्ट में दिया गया है परीक्षाओं में अधिक अंक लाना, यह कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए पढ़ाने का कि जिसमें बस अंक लाना ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए जो 4th ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रॉन्ग है वो पूछा गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 क्वेश्चन कर रहा है माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है। कोई ए है उसका घनत्व जो बी से क्या है, अधिक है, किंतु माध्यम सी का घनत्व से कम है। जो ए का घनत्व बी से तो अधिक है लेकिन सी से क्या है, कम है। मीन्स ए जो है वो बी से अधिक है लेकिन लेस देन सी है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज प्रभावित होगी। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें सबसे अधिक तेज ध्वनि होगी, तो उसका हो जाएगा बी में, क्योंकि जो ए वो बी से तो अधिक है लेकिन सी से कम है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट ध्वनि किसमें होगी, बी वाले में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आपको टेबल दिया गया है और आपको फिल करना है उसका मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस टेबल में ए बी सी डी ई एफ इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं और आपको फिल करना है नेक्स्ट ऑप्शन के हेल्प से। जैसे एटॉमिक नंबर, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि P जो होता है वो इक्वल टू क्या, P+N जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वो किसके बराबर होती है, मास नंबर के बराबर होती है ना, द्रव्यमान की संख्या के बराबर होती है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ए जो है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। कैसे 9 आएगा,
क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल बना इसके इक्वल होता है, तो ए हमारा 9 आ जाएगा। देखिए जो प्रोटॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो तो अलग होती है, लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए में आपको फिल करना है मास नंबर। तो आपके पास एटॉमिक नंबर 9 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन 10 दिया हुआ है। अगर हम 10 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा मास नंबर आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ओके, ए की वैल्यू आ गई। अब बी में आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होते, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें सी भी काउंट करना है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर एटॉमिक नंबर के भी बराबर होते हैं। तो बी भी हमारा कितना क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए जब बी 9 है तो सी भी 9 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ओके, ए बी सी डी। अब देखते हैं डी। डी क्या होगा, अभी आपने जस्ट पढ़ा कि जो एटॉमिक नंबर का सम अगर हम कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो मास नंबर आ जाता है। इसीलिए हम जब डी को फाइंड करेंगे तो इनको कर देंगे माइनस। 24 में से 12 जाएगा, आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका डी की वैल्यू। अब बचता है ई। ई फिर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड रो की बात करेंगे तो जितना डी है उतना ही ई हो जाएगा, 12। एफ कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19, 9, 9, 12, 12, 12। गॉट इट। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक अलग से वीडियोस ला के दे देंगे और आप उसको इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है? तो नहीं, वो एक लिंगी में भी होता है। पर परागण केवल एक लिंगी पुष्पों में होता है? नहीं। इसमें देखिए दोनों ऑप्शंस रॉन्ग दे दिए गए हैं, तो इसमें आपको हो जाएगा S1 और S2 दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा उच्च अंतःस्रवण दर होती है। सेकंड है, निम्न जल धारक वाली क्षमता मृदा को कमजोर वातन होता है और उच्च अंतःस्रवण होता है। तीसरा है, निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है और निम्न अंतःस्रवण दर होता है। फोर्थ कह रहा है, निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा जो होती है कमजोर वातन होता है और निम्न अंतःस्रवण दर होता है। तो जो वाटर सॉइल के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, उत्तम वातन वाली होती है। ठीक, मतलब मीन्स गुड एरिएशन होता है। तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, मृदा का उत्तम वातन होता है अगर उसका वाटर कैपेसिटी होल्डिंग अच्छा है। इसी तो उसका जो हाई होता है क्या, अंतःस्रवण दर भी हाई होता है। पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी बचे हुए तीनों क्या है, रॉन्ग है। ओके, 76 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही है? फर्स्ट है, वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती हैं, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये ऑप्शन सही है, वो कर सकती हैं। उसके बाद बी है, उनके पास गिल होते हैं? नहीं, वेल फिश के पास, जो वेल मछली होती है उसके पास गिल नहीं होते। ओके, वेल और डॉल्फिन दोनों, उनके पास वृहद नासाद्वार होते हैं, नोस्ट्रिल होते हैं, सही है। अगला है, वे प्रायः जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आते हैं, तो ये भी सही है। A, C, D ये ऑप्शन सही है, जो कि आपको थर्ड में दिया गया है। बाकी बी वाला जो जहाँ जहाँ बी है वो रॉन्ग है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 77 क्वेश्चन है, विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किस में सबसे अधिक है? फर्स्ट है क्या, जर्नल लेखन या फिर क्षेत्र भ्रमण द्वारा? तो इसमें फील्ड ट्रिप तो सही है, लेकिन जो लेखन है वो गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है, पोर्टफोलियो और एनेकोडेटल रिकॉर्ड्स, ये तो सही है। फिर भी अगला ऑप्शन देखते हैं, परियोजना पोर्टफोलियो द्वारा? नहीं, पोर्टफोलियो सही है, परियोजना गलत है। अगला है क्या है, इसमें भी फिर यही गलत है, इसलिए आपका जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में डूबे
बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। उत्प्लावन बल होता है जब भी कोई चीज द्रव में डुबाई जाती है तो वस्तु नीचे की तरफ जाती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल कार्य करता है, उसे बोलते हैं क्या? उत्प्लावन बल। ठीक है, तो वो हमेशा जब वस्तु नीचे की तरफ जाती है तो जो बल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी दिशा में। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रश्न अपसारी है? अभी क्वेश्चन आ गया फिजिक्स से। अगर पृथ्वी को आकार में आधा कर दिया जाए तो गुरुत्व कैसे प्रभावित होगा? तो आकार का उस पर गुरुत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सेकेंड है, क्यों ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे आती है? क्या वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन है? नहीं, आपको बताना ये है कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डाइवर्जेंट है या नहीं। देखिए, क्वेश्चन जब पूछने दो तरह से पूछा जाता है, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर जो होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, और जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन वो होता है जिसका जो वन लाइनर आंसर देता है। ठीक है, जैसे अभी पूछ लें हम आपसे भारत की राजधानी क्या है, एक लाइन में इसका आंसर देंगे आप, तो ये सब क्वेश्चन कन्वर्जेंट हो गया। आइए पूछे सूर्य किधर से निकलता है, या फिर फोर्स का जो फोर्स होता है उसका मात्रक क्या है, तो ये सब क्वेश्चन है वो कन्वर्जेंट होते हैं। डाइवर्जेंट मीन्स जिसमें कुछ ना कुछ रीजन छुपा होता है, आपको वो बताना है। तो अब देखिए, पहले अगर पृथ्वी को आधा कर दें तो गुरुत्व के पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है डाइवर्जेंट टाइप का। अगला, क्यों ऊपर फेंकी गई गेंद नीचे आती है? तो सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगला है, क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? हाँ, ये तो लग रहा है, फिर भी हम आगे देखते हैं। कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्व बदल जाता है? तो ये नहीं है, बल्कि आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा कि क्या होता अगर पृथ्वी पर गुरुत्व नहीं होता। ये डाइवर्जेंट टाइप का क्वेश्चन है, बच्चा इसको सोचेगा बहुत देर तक, फिर आपको एक्सप्लेन करेगा, इससे बच्चे का माइंड क्या होता है? ब्रॉड होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? S1 कह रहा है मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाँ। दूसरा है, उष्मा उच्च ताप वाले शरीर से निम्न ताप वाले शरीर की ओर प्रवाहित होती है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। दोनों स्टेटमेंट दिया गया है। अब देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, ये समान अनुमान है, तो नहीं, मानव का जो शरीर होता है उसका तापमान 37 डिग्री होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ना कि अनुमान है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, S1 S2 दोनों अवलोकन है। अब S2 क्या कह रहा है, उष्मा उच्च ताप वाले शरीर से निम्न ताप वाले शरीर की क्या होती है? प्रवाहित होती है। यह जो ये पहला तो सही है कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन दूसरा क्या है, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा क्या, दोनों अनुमान है? नहीं, चौथा वाला सही हो जाएगा। S1 तो अनुमान है, अवलोकन, लेकिन दूसरा S2 क्या है, वो अनुमान है। ठीक है, अभी आप लोहे को लीजिए, जब वो गर्म करें, अभी कोई लोहे का रॉड लेकर जब उसको गर्म करेंगे तो अगर वो आगे की तरफ गर्म हो रहा है ना, तो धीरे धीरे आपको हीट पीछे की तरफ भी महसूस होगा, जिस तरह से आप पकड़े होते हैं। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोहा होता है उसमें हीट निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं, बल्कि उच्च ताप से निम्न ताप वाले की ओर प्रभावित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है तो उसका तापमान क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है, पहले घटता है फिर समान रहता है। नहीं, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है। ठीक है, फोर्थ इज राइट आंसर। ओके, जब बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 है, सभी आयु के वर्ग के बच्चों की विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान धारणाओं में भिन्न होती हैं। निम्नलिखित में से इस धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है दीज आइडियाज आर यूजुअली स्टेबल, जो बच्चों के आइडिया होते हैं वो स्टेबल होते हैं। हाँ, ये तो सही है। आगे बोला दे आर फॉर्म ड्यू टू ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, तो बच्चे के जो आइडिया होते हैं वो उनको अपने ऑब्जर्वेशन पर होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। दे टेंड्स टू फॉलो सिमिलर डेवलपमेंटल पैटर्न,
हाँ, इससे यही बात है। अगला, दे आर इजी टू मॉडिफाइड, नहीं, उनके आइडिया ऐसा नहीं कि हाँ पहले इजी रैंक फिर मॉडिफाइड रहेंगे, इसमें कोई फिक्स नहीं होता, ये गलत है। फोर्थ है, दे आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक, ये भी सही है। तो आपका ए बी सी और ई वाला सही हो जाएगा, डी वाला रॉन्ग है, इस फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। विज्ञान में नियम एवं सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला है, नियम सामान्यीकरण कथन है जबकि सिद्धांत व्याख्या है। दूसरा है, नियम बहुत पुराने हैं और सिद्धांत समकालीन है। तीसरा है, नियम बदले नहीं जा सकते हैं जबकि सिद्धांत परिवर्तन के अधीन है। ठीक है, इसमें देखिए पहला तो क्या है कि नियम सामान्यीकरण कथन है जबकि सिद्धांत व्याख्या है, ये तो सही है। दूसरा, नियम बहुत पुराने हैं जबकि सिद्धांत समकालीन, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड बोल रहा है, नियम बदले नहीं जा सकते हैं जबकि सिद्धांत सिद्धांत जो होता है उसको हम बदल सकते हैं, परिवर्तन के अधीन है। हाँ, ये सही है। मीन्स आपका यस1 और यस3 सही है और यस2 फॉल्स है। फोर्थ इज राइट आंसर। ओके, यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अगर बीच में बाय मिस्टेक एक दो क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो उसको हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सीटेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगे। हाँ, इट मे भी वीडियो थोड़ा लेट आता है बट आपको सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।